हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट लाइव पर। बात करें बच्चों, यहाँ पर मानव जनन अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी किस चीज की, शुक्र जनन प्रक्रिया की, जिसमें हमने शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया देखी थी, किससे? जर्म कोशिका से। ठीक है, तो कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं बेटा जी। शुक्राणु की जो संरचना है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मादा युग्मक जनन देखेंगे, यानी अंड जनन की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज का हमारा ये लेक्चर होएगा। आई होप आप सभी आ गए होंगे। चलिए, खुशहाल, दिशा, डॉक्टर विजय और रेखा, ठीक है जी, अंकित, विवेक, नितेश, मोनू, यादव, प्रियंका, काजल, कुलदीप, आयत, डॉक्टर हरीश, बीटीएस वेंगल, कुलदीप, अर्चना, हाँ जी, सना, इफ्रा, अब्दुल, धीरज, रोहित, यादव, मोनिका, चलिए जी, रोशन, कार्तिक ठाकुर, ममता, डॉक्टर ऋतिक, अक्षिता, रोशन, रोहित, काजल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चल तो बेटा जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मानव जनन की। जो आ गए हैं बच्चे उनको पता होगा। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई है मेरे भाई, आफ्टरनून चालू हो गया। संजय, अंकिता, वेल्डन, चौधरी साहब, यादव जी, ठीक है। खुशहाल अभी बाद में बेटा जी, अभी बाद में, इस तरीके से नहीं, ठीक है, लिख कर दे देंगे तो मैं कोशिश करूंगा। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। यहाँ पर तो छोटी सी जानकारी जो आपको देना जरूरी है, एक बैच डाउटनट की ऐप पर स्टार्ट हो चुका है, सफलता बैच, जिसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 01247158 पर। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस और जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बैच होंगे। ठीक है, अब इस बैच में खासियत ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ये बैचेस जो हैं सबसे कम प्राइसिंग पे रखे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सीरियसली बच्चे नीट 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए रिवीजन कोर्स होएगा एक तरीके से, ठीक है, और जो नीट 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगले साल के लिए, उनके पास भी ये मौका है जुड़ने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर लगे अच्छा तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, अभी समय हुआ है किस चीज का मेरे भाई? क्विज का। हाँ जी सर, आप मेरी बात काहे नहीं सुनते हैं? सुन तो रहे हैं रोहित कुमार। चलिए क्विज की बात करते हैं बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, स्त्री में अंडे का निषेचन होता है। बहुत ही सिंपल बबुआ क्वेश्चन। गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जल्दी से आंसर दीजिए। क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, और क्या आया? ये धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न, लेडिग कोशिकाओं का पाया जाना तथा उनसे निकलने वाले पदार्थ क्या है? लेडिग कोशिका कहां पर मिल रही है और उसका पदार्थ क्या है? जल्दी से। अग्नाशय, यकृत, वृषण, अंडाशय। अग्नाशय से ग्लूकेगॉन, यकृत से कोलेस्ट्रॉल, वृषण से टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से एस्ट्रोजन। इसका भी फटाफट लगाएं जल्दी से। लेडिग कोशिका कहां मिल रही थी और क्या कार्य कर रही थी, क्या उत्पन्न कर रही थी? हाँ जी, समय हुआ समाप्त। दोनों ही लल्लन टॉप क्वेश्चन थे, बिल्कुल सीधे साधे क्वेश्चन। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है एबीसीडी आंसर है। बहुत ही बढ़िया बेटा, यही करना है एनसीईआरटी में, यही करना नीट के एग्जाम में, चारों लगा देना एबीसीडी, है ना। स्त्री में अंडे का निषेचन होता है, कहां होता है? सीधा सीधा कहां होता है? फैलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में होता है, खत्म खल्लास। दूसरा, लेडिग कोशिका कहां पाई जाती है? अंडाशय में? क्या नहीं ना, शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में थी। कौन? लेडिग कोशिका। और क्या निकाल रही थी? टेस्टोस्टेरोन। किसकी उपस्थिति में? एलएच की उपस्थिति में। सीधा सीधा आंसर क्या? सी। ऐसे प्रश्न थे जिनको जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो तो झट से फट से विद इन सेकेंड्स आंसर लगा देंगे, इतने सिंपल से क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए, ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर अभी रुक जा विशाल इंडिया, अभी आने तो देना प्रश्न, शुरुआत करिए ना धीरे धीरे, अभी देख लेवल भी बढ़ेगा तेरा। हाँ जी बेटा जी, युग्मक जनन की बात कर रहे थे, ठीक है। और युग्मक जनन में हम बात कर रहे थे किसकी? शुक्र जनन हमने कल देख लिया था। शुक्र जनन प्रक्रिया हमने देख ली थी जो 2 चरणों में हो रही थी। मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। शुक्र जनन का मतलब क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हम शुक्राणु का निर्माण करते हैं। कहां पर होता है? वृषण के अंदर होता है। वृषण में कहां पर होता है? वृषण के अंदर जो पालिकाएं थी, जिसके अंदर 1 से 3 क्या मिल रही थी? शुक्र जनक नलिकाएं थी, वहां पर हो रहा था। शुक्र जनक नलिकाओं में कहीं ना कहीं जर्म कोशिका थी। वो जर्म कोशिका आगे चलकर शुक्राणु में परिवर्तित होती है। लेकिन परिवर्तन के लिए यानी शुक्र जनन करने के लिए यानी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत थी? टेस्टोस्टेरोन की। तो जैसे ही एक लड़का 12 से 14 वर्ष का हुआ था तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला था जीएनआरएच, जो जाकर अग्रपीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलवा रहा था, एलएच और एफएसएच। एलएच गया कहीं ना कहीं वृषण के अंदर लेडिक कोशिका के पास या अंतराली कोशिका के पास और उनको प्रेरित किया क्या निकालने के लिए? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकला, लेकिन वो कहां पर था? शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर था। अब उस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाना था तो क्या हुआ? एफएसएच ने प्रेरित किया किसको? सर्टोली कोशिकाओं को क्या निकालने के लिए? एबीपी। एबीपी ने क्या किया? टेस्टोस्टेरोन को लेकर आ गई कहां पर? अंदर। कहां? शुक्रजनक नलिका के अंदर। जब अंदर आया टेस्टोस्टेरोन तो प्रेरित किया नर जर्म कोशिकाओं के धड़ाधड़ क्या करने के लिए? विभाजन करने के लिए। जब उन्होंने विभाजन किया, गुणन किया, तो जो नई नई कोशिका बनी, छोटी छोटी कोशिका बनी, उनका नाम क्या था? शुक्राणु जन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। ये शुक्राणु जन कोशिका फिर क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। जब ये वृद्धि करती है तब हम इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में हुआ था क्या? अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, जिससे अगुणित कोशिकाएं बनी थी जिनका नाम था द्वितीय शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका जो थी, इनमें हुआ अर्धसूत्री कौन सा? द्वितीय, जिससे क्या बनी थी? शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं। वो भी कैसी थी? अगुणित थी। ये जो शुक्राणु प्रसु कोशिका थी ये गोलाकार थी। इनमें संरचनात्मक परिवर्तन होने के बाद किसका निर्माण हुआ था? शुक्राणु का निर्माण हुआ था। तो ये जो शुक्र जनन प्रक्रिया थी ये 2 चरणों में हुई थी। नर जर्म कोशिका से शुक्राणु प्रसु का निर्माण क्या कहला रहा था? शुक्राणु प्रसु जनन यानी स्पर्मेटिडोजेनेसिस। और फिर वो जो शुक्राणु प्रसु कोशिका से शुक्राणु में जब संरचनात्मक परिवर्तन हुए थे तो उसको हमने बोला था शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस। फाइनली जो शुक्राणु बने थे वो कहीं ना कहीं सर्टोली कोशिका के अंदर घुस जाते हैं, उनका शीर्ष घुस जाता है और पोषण लेने लग जाता है। पोषण लेने लगने के बाद में जब पोषण ले लिया जाता है तो वापस से किसकी गुहा में आ जाते हैं? ये शुक्र जनक नलिका की गुहा में आ जाते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहला रही थी? आपका कहीं ना कहीं शुक्राणुयन यानी कहीं ना कहीं स्पर्मिएशन। यहां तक हमने बात करी थी, ठीक है सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस? काहे कल क्लास नहीं ली? क्यों नहीं ली कल क्लास? जब कल सारी क्लास में सारी चीजें बता दी हैं तो फिर बार बार वही चीज पूछ रहे हो। अरे भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट था, एक स्टेप था क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। Spermatogenesis is formed by 2 steps. One is called spermatidogenesis, in which the germ cells form the spermatid. After formation of spermatid, these spermatid show structural changes and they converted into the spermatozoa or sperm. The conversion of spermatid into the sperms is called spermiogenesis. So spermiogenesis is a part of spermatogenesis. ये था मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ये तो हमने पढ़ा था कल बेटा जी क्या? शुक्र जनन। जी हां, आकृति में परिवर्तन हुआ था, ठीक है। अब आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे शुक्राणु की संरचना की। सर स्पर्म क्या है? बेटा स्पर्म ये है प्रभु, ये स्पर्म है, नर युग्मक है। सर ये क्या था? बेटा शुक्राणु नर युग्मक होता है। लैंगिक जनन करने के लिए कहीं ना कहीं युग्मकों की जरूरत पड़ती है, तो नर के जो युग्मक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात कर रहे हैं शुक्राणु की संरचना की। जिनको बातें करनी है कृपया करके बातें कर सकते हैं, और जिनको फोकस करना है पढ़ाई पर कृपया करके अपनी चैट बंद कर दीजिएगा और फोकस करिएगा किस पर? सुनने पर, और अपनी पेन और कॉपी पर फोकस करिएगा। चैटिंग वेटिंग वाले जो बच्चे हैं लगे रहो, नो दिक्कत। सर सांप लग रहा है, सर चूहा लग रहा है, अरे बांगड़ू तू लग रहा है मेरे को ये। चलिए
ध्यान से सुनिएगा, शुक्राणु की संरचना पढ़ने वाले हैं, कुछ बिंदु हैं सीधे साधे आपने याद रखने हैं। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा, क्या ये अगुणित होते हैं? यस। कैसी संरचना है ये? अगुणित है, हैप्लॉइड है। कैसी संरचना होती है? अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। यानी अगुणित का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, एक कोशिका जिसके अंदर क्रोमोसोम का समूह जो होता है ना, सेट, अगर वो सिंगल मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड, और अगर दो सेट मिलेंगे, दो समूह मिलेंगे गुणसूत्रों के, तो वो क्या कहला रहा है? डिप्लॉइड। जैसे मेरी एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र मुझे किससे प्राप्त हुए? मेरी मदर से, और 23 गुणसूत्र मुझे किससे प्राप्त हुए? मेरे फादर से। तो जो 23 गुणसूत्रों का जो समूह है वो एक सेट है, एक समूह है, और मदर से जो 23 गुणसूत्र आ रहे हैं वो भी क्या है? एक सेट है। तो मेरी एक कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो मेरे अंदर गुणसूत्रों का कितना समूह है? 2। 23 मम्मी के, 23 पापा के, कितने सेट, कितने समूह? 2 समूह। जब 2 समूह मिलेंगे तो कोशिका क्या कहलाएगी? द्विगुणित, और एक समूह मिलेगा तो क्या कहलाएगी? अगुणित। तो याद रखना, युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो नर युग्मक कौन? हमारा शुक्राणु कैसा होता है प्रभु? अगुणित होता है। सिंपल, नर युग्मक है, बहुत सीधी सी बात है, कोई दोहराई नहीं है, बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो जो सिंपल चीजें उनको जल्दी से निपटाते हैं। फटाफट शुक्राणु की संरचना देख रहे हैं। ये शुक्राणु अगुणित होते हैं, नर युग्मक होते हैं। तीसरा बिंदु, जब हम इनकी संरचना देखते हैं तो इनकी संरचना में हमें 4 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग दिखाई देते हैं? 4 भाग दिखाई देते हैं। जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो जल्दी जल्दी सुनेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नितेश कृपया करके बार बार एक ही चीज को रिपीट मत करो मेरे भाई, पढ़ ले, फोकस कर ले एक चीज पर, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर पता भी नहीं लगेगा। हाँ जी, 4 भाग होते हैं किसके मेरे भाई? शुक्राणु के। सबसे पहला भाग, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हमारी बुक में यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी जो लिखे हुए हैं यहां पर ये शब्द, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और इंग्लिश में ये मैं लेकर आ गया हूं। ठीक है, हाँ जी, तो युग्मक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्पर्म। स्पर्म एक युग्मक है और युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट। ठीक है, अब इसके कितने भाग हैं प्रभु? इसके हैं 4 भाग, जिसमें से सबसे पहला भाग जो हम पढ़ रहे हैं, 4 भाग कौन से हैं? नाम जरा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले शीर्ष। सबसे पहले क्या मिल रहा है मेरे भाई? शीर्ष। ठीक है, सबसे पहला भाग क्या है? शीर्ष है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेड। उसके बाद ग्रीवा, उसके बाद ग्रीवा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेक। उसके बाद मध्यखंड, मध्यखंड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल पीस। उसके बाद पूंछ, कहीं दिख रही होगी आपको, जिसको हम टेल बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेटा जी यहां पर 4 भाग हैं किसके? शुक्राणु की संरचना में जब हम देखते हैं तो हमें टोटल 4 भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? शीर्ष की बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं किसके बारे में? शीर्ष के बारे में। शुक्राणु के हेड की बात कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये संरचना है शीर्ष। ठीक है, जिसमें केंद्रक मिल रहा है कैसा? अगुणित। सिंपल, शीर्ष में क्या क्या चीज मिल रही है? हमने सिंपल पहली चीज बोली, इसमें एक अगुणित केंद्रक मिल रहा है। सिंपल, क्या मिल रहा है? अगुणित केंद्रक मिल रहा है ये। ठीक है, और इस अगुणित केंद्रक, ध्यान से सुनना, इस अगुणित केंद्रक के ऊपर एक टोपी सी मिल रही है, एक संरचना मिल रही है, और ये जो संरचना जो है ये तो हमारा केंद्रक हो गया, और ये जो संरचना जो मिल रही है केंद्रक के ऊपर, जो संरचना मिल रही है शीर्ष पे, बिल्कुल शीर्ष की मैं बोलूंगा टिप पर, ठीक है, जो संरचना मिल रही है,
इस संरचना का नाम है, याद रखना, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्रोसोम और हिंदी में बोलते हैं अग्रपिंड। हमेशा जब भी, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी बायो पढ़े उसके शब्दों की चीर फाड़ कर दिया करें समझने के लिए। अग्र का मतलब आपको समझ में आता है आगे का भाग, यानी ये जो संरचना जो थी ये कहां पर मिल रही है, इस शीर्ष के भी बिल्कुल आगे मिल रही है। ठीक है, और ये एक पिंड के रूप में मिल रही है, यानी पिंड का मतलब होता है एक समूह। अब आप बोलेंगे सर ये किसका समूह है, इसके अंदर क्या मिल रहा है, सर ये है क्या, बताऊंगा, रुकिए। तो इतना तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं दो संरचनाएं मिलती हैं, किसमें, शीर्ष में। एक अगुणित केंद्रक मिलता है और अग्रभाग पर, अग्रभाग में एक्रोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्रपिंड, मिलता है। सिंपल। तो दो चीजें मिल रही थी मेरे भाई, अग्रपिंड बोल दीजिए, एक्रोसोम बोल दीजिए, और अगुणित केंद्रक मिल रहा था, किसमें, इस शीर्ष में, ये वाला जो शीर्ष था, ये वाला। ठीक है, सिंपल सी ये चीज मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या था, ये तो समझ में आता है, सर केंद्रक मिल रहा है, अगुणित केंद्रक मिल रहा है, जिसमें कुल मिलाकर 23 गुणसूत्र मिल रहे हैं। कितने गुणसूत्र मिल रहे हैं, 23 गुणसूत्र मिल रहे हैं। कितने गुणसूत्र मिल रहे हैं, 23 गुणसूत्र मिल रहे हैं। ये क्या है सर, ये अग्रपिंडक क्या है, ये एक्रोसोम है क्या, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, मेरे ख्याल से ये YouTube वाले बच्चे शायद फोकस नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मैं अपने सामने से हटा देता हूं मेरे भाई, फिर हैं जी, नहीं पढ़ना, ठीक है, बातें करनी है बातें करिए, इट्स ओके। और जो पढ़ने वाले हैं कृपया करके ऐप पर आइए, वहां पर आपको कहीं ना कहीं बातें करने का मौका तो मिलेगा नहीं, और सीधी सी बातें वहां पर पढ़ाई होगी। ठीक है, हंस रहे हैं एक दूसरे को थम्स अप दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रत्ती भर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो यस असर पड़ेगा। हाँ जी, एक्रोसोम की बात करने वाले हैं साहब, ये एक्रोसोम है क्या, एक्रोसोम क्या है, आइए समझते हैं। एक्रोसोम को समझने से पहले, अग्रपिंड को समझने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जो 11वीं कक्षा में एक अध्याय था आपका, क्या, कोशिका, जीवन की इकाई, जिसमें कहीं ना कहीं आप कोशिकांग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हो ना। एक अध्याय था जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। उस कोशिका जीवन की इकाई में जब आप एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक देखते हो, हाँ देखते हो, केंद्रक आवरण होता है, हाँ होता है, कोशिका द्रव्य होता है, हाँ होता है, कहीं ना कहीं अंतःप्रेत द्रव्य जालिकाएं होती हैं, हाँ होती हैं, कहीं ना कहीं गोल्जिकाएं होता है, हाँ जी होता है। ये गोल्जिकाएं आगे चलकर कुछ संरचनाओं का निर्माण करता है, जिनको हम लाइसोसोम, लाइसोसोम हिंदी में बोलते हैं लयन काय, इनका निर्माण करता है। कौन, ये गोल्जी काय, जिसको हम गोल्जी सम्मिश्र या गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये निर्माण करता है, याद रखना, भूल मत जाना, अगर पता है तो वेल डन, नहीं पता है तो याद रखना। आपसे कोई पूछे कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो याद रखना एक कोशिका के अंदर उपस्थित कौन, गोल्जी काय। ठीक है, और भी होते हैं, कई सारे कोशिकांग होते हैं भैया, राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है, कई सारी चीजें होती हैं। हमारा मेन फोकस जो था, समझना था, वो ये कि भैया ये लाइसोसोम जिसको हमने बोला है लयन काय, इसका निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय। ठीक है सर, इस लाइसोसोम में क्या भरे रहते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इन लाइसोसोम को हम किसी की थैली बोलते हैं। हाँ जी, इनको हम किसी की थैली बोलते हैं। किसकी थैली बोलते हैं, सना राजपूत, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं, किसकी थैली बोलते हैं इन लाइसोसोम को, किसी की थैली बोलते हैं, किसकी थैली बोलते हैं। आहा, वेरी गुड प्रियंका पटेल, वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। नाम सुना है, आप सभी ने सुना है, 9वीं कक्षा में यह चीज आ जाती है ना, आ जाती है, 11वीं में भी पढ़ी होगी। तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सोचिए, ये कोशिका, इसके कोशिकांग अगर ढंग से कार्य नहीं करेंगे, या पूरी कोशिका अगर ढंग से कार्य नहीं करती है, तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं। तो इनके फटने से क्या होगा? इनके अंदर क्या भरा होता है? तो इन लाइसोसोम में भरे होते हैं क्या? पाचक एंजाइम। तो मैंने बहुत सीधे सीधे शब्दों में बोला कि जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं कोशिका जीवन की इकाई, तब वहां पर आप कोशिकांग पढ़ते हैं, तो आप ये पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं गोल्जी सम्मिश्र जो होता है, या गोल्जी काय जो होता है, या गोल्जी बॉडीज जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर ये निर्माण करती हैं किसका? संरचना का, जिसका नाम है लाइसोसोम लैन का है, जिसके अंदर होते हैं क्या? पाचक एंजाइम, यानी ऐसे एंजाइम जो पाचन करेंगे। पाचन का मतलब तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, इतनी सी बात समझ में आ गई? पाचक एंजाइम का मतलब जो अपघटन करेंगे, जो अपघटन से बेटर वर्ड होएगा विघटन करेंगे, जो क्या करेंगे? विघटन करेंगे और तोड़ देंगे। ठीक है, अब ये क्यों बताया, किस लिए बताया? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको याद आ रहा हो, हमने कोई ना कोई कल एक संरचना देखी थी, एक कोशिका देखी थी, जिसका नाम था शुक्राणु प्रसू। याद आ रहा है? स्पर्मेटिड। कोई कोशिका देखी थी हमने जिसका नाम था शुक्राणु प्रसू, जिसको हमने अंग्रेजी में बोला था स्पर्मेटिड। और मैंने आपको बताया था ये शुक्राणु प्रसू में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन आएंगे, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे ना, जिससे किसका फॉर्मेशन होएगा? किसका? शुक्राणु का। तो क्या चेंजेस आए? हमने देखा कि भैया ये जो गोल्जी का है, शुक्राणु प्रसू का, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, गौर से सुनिएगा। ये शुक्राणु प्रसू कोशिका है, कैसी है? अगुणित है। इस शुक्राणु प्रसू कोशिका में जो ये गोल्जिकाए है, इसने बनाया क्या? लाइसोसोम। और सारा का सारा लाइसोसोम जो है, सारा का सारा लाइसोसोम, जब संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे थे, शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, तो सारा का सारा लाइसोसोम आगे की ओर एक पिंड के रूप में एकत्रित हो गया। कौन एकत्रित हो गया? जितना भी लाइसोसोम जो था, जितने भी लाइसोसोम थे, वो सारे के सारे एक पिंड के रूप में आगे की तरफ एकत्रित हो गए हैं। और ये जो लाइसोसोम जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, इन्हीं लाइसोसोम को हमने नाम दिया है एक्रोसोम। यही क्या कहला रहे हैं? एक्रोसोम। सो एक्रोसोम इज, कौन है एक्रोसोम? लाइसोसोम ही तो है। अब हमारी एनसीईआरटी सीधा सीधा क्या बोलती है कि भैया ये जो एक्रोसोम है, ये जो अग्रपिंडक है, इसका निर्माण जो होता है वो कौन करता है? गोल्जिका है। मेरे ख्याल से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो अग्रपिंडक है या ये जो एक्रोसोम है, वास्तव में ये है क्या? हम बोलेंगे ये एक प्रकार का लाइसोसोम है, एक प्रकार का लयनकाय है, जिसका निर्माण आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जिसका निर्माण किसने किया? प्रभु। जिसका निर्माण किया था किसने? गोल्जिकाय ने। याद रखना, जिसका निर्माण किसने किया था? गोल्जिकाय ने। बताएं, क्या यहां तक की बात समझ में आई? अभी बताऊंगा इसमें कौन से पाचक एंजाइम मिल रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात जो यहां तक की बात बताई है, क्या यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट। यस सर, क्लियर है। वेल डन खुशी कुमारी, बहुत ही बढ़िया। मिस आईपीएस कश्यप, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर यहां पर ये जो लाइसोसोम था, यही था कौन? ये एक्रोसोम अग्रपिंडक, जिसके अंदर कौन है? हाँ जी, इसके अंदर कौन भरे पड़े हैं? हम बोलेंगे अग्रपिंडक में भरे पड़े हैं क्या? पाचक एंजाइम। कौन? अग्र पिंड में क्या मिल रहे हैं? एक्रोसोम में क्या मिल रहे हैं? पाचक एंजाइम मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा, सर कौन से पाचक एंजाइम? पूछेंगे ना,
सर कौन से पाचक एंजाइम मिलते हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाचक एंजाइम मिलते हैं। मैं नाम बता देता हूं, वैसे तो कई सारे होते हैं लेकिन मेनली 3 होते हैं। हाइलुरोनिडेज, क्या नाम है? हाइलुरोनिडेज। दूसरा कोरोना ये पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जोना लाइसिंग एंजाइम। मुख्य रूप से ये 3 होते हैं, ठीक है। और ये 3, इनके अलावा और छुटकू मुटकू भी होते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। ये जो 3 पाचक एंजाइम होते हैं, इनको कलेक्टिवली, इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं इनको? सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। या इसको हम ऐसे एक और शब्द में भी बोल देते हैं, हाइलुरोनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं, या स्पर्म लाइसिन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये कोरोना भेदक एंजाइम है, जोना पाचक एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज है। ये देखिए नाम में क्या आ रहा है? पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है तोड़ देना, घुस जाना, किसी चीज का खत्म कर देना। लाइसिन का मतलब भी खत्म कर देना। तो कुल मिलाकर ये कुछ एंजाइम है जिनको सम्मिलित रूप से, हमने ये याद रखना क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या? सम्मिलित रूप से इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स। जो किस में होते हैं? जो एक प्रकार के क्या है? पाचक एंजाइम हैं, जो अग्रपिंड में मिल रहे हैं। अब आप फाइनली पूछेंगे सर ये कर क्या रहे हैं, इनका कार्य क्या है? मुझे पता है आप में से 90% बच्चों को ये पता है कि ये कार्य क्या कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो फटाफट सुनिएगा बेटा जी। कहीं ना कहीं ये शुक्राणु जब पहुंचेगा किसके पास? प्रभु अंडाणु के पास। किसके पास पहुंचेगा? अंडाणु के पास। वो जो अंडाणु जो होता है, या अंडाणु ना बोलकर मैं बोलूंगा द्वितीय अंड कोशिका, जो आपको बाद में पता लगेगा। अभी सिर्फ ये एक कोशिका है जो आगे चलकर परिवर्तित होगी किसमें? अंडाणु में। अभी सिर्फ इतना सा, इसके बाहर ना कुछ झिल्लियां मिल रही हैं। इसके बाहर कुछ झिल्लियां मिल रही हैं, कुछ आवरण मिल रहे हैं, कुछ स्तरें मिल रही हैं, जैसे कोरोना रेडिएटा, जैसे जोना पेलुसिडा। नाम सुना है? सुना होगा, सुना होगा। कोरोना रेडिएटा ये तो अलग ही खेल खेल रहा भाई मेरे विशाल इंडिया। फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन, जब जरूरत नहीं है तो काहे अपनी इंटेलिजेंसी शो कर रहे हो बिना फालतू में, हैं? हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं यहां पर? ये अंडाणु बनाने वाली कोशिका, जिसने अभी अंडाणु नहीं बनाया, सिंपल तरीके से याद रखना। मान लो ये अंडाणु है, सिंपल अंडाणु है, ठीक। और इस अंडाणु में कहीं ना कहीं बाहर स्तरें मिल रही हैं। और कौन आया भैया? यहां पर आया कौन? ये शुक्राणु, ठीक है। अब ये शुक्राणु, अभी मैंने पूरा नहीं बनाया है, ये शुक्राणु जब आएगा, ठीक है, ये शुक्राणु जब आएगा किसके पास? इस अंडाणु के पास में आएगा, तो हमें तो निषेचन कराना है। क्या कराना है? निषेचन कराना है, ठीक है। तो निषेचन कराने के लिए शुक्राणु का जो केंद्रक है उसे तो हमें अंदर पहुंचाना है। किसके अंदर? अंडाणु के अंदर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाए? बीच में तो स्तरें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन स्तरों को भेदना पड़ेगा। तो अंडाणु के आसपास या अंडाणु के चारों तरफ जो स्तरें होती हैं, जो झिल्लियां होती हैं, उनको भेदने के लिए, उनका पाचन करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनमें छेद करने के लिए उत्तरदायी कौन होएगा प्रभु? ये एक्रोसोम। तो अंडाणु की झिल्लियों को भेदने का कार्य करता है कौन? एक्रोसोम के ये एंजाइम। तो सीधा सीधा याद रखना, ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? अंडाणु की झिल्लियों का भेदन करते हैं। जो अंडाणु की जो झिल्ली हैं उनको भेदते हैं, उनका भेदन करते हैं। खत्म, इतनी सी बात थी, ठीक है। चलिए जी, ये तो था हमारा हेड।
हमने अभी तक सिर्फ किसकी बात करी है? शीर्ष की। शीर्ष में दो संरचनाएं देखी, फटाफट जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। शीर्ष में क्या मिल रहा था? केंद्रक मिल रहा था। कैसा था? अगुणित था। अगुणित का मतलब वहां पर 23 गुणसूत्रों का एक समूह मिल रहा था। हमने देखा इस केंद्रक के ऊपर क्या मिल रहा है? एक अग्रपिंड मिल रहा है। अग्रपिंड क्या होता है? एक प्रकार का लाइसोसोम होता है, एक प्रकार का लयनकाय होता है, जो किससे बनाया गया होगा? गोल्जी काय से बनाया गया होगा। हमने देखा कहीं ना कहीं जब शुक्राणु प्रसु कोशिका से क्या बन रहा था? शुक्राणु बन रहा था। शुक्राणु प्रसु कोशिका से जब शुक्राणु बन रहा था, यानी शुक्राणु जनन हो रहा था, यानी स्पर्मियोजेनेसिस जब हो रहा था, तो जो गोल्जी काय ने जो लाइसोसोम बनाए थे, वो सारे के सारे लाइसोसोम आगे की तरफ एकत्रित हो गए एक पिंड के रूप में, जिसका नाम था एक्रोसोम, जिसमें मिल रहे हैं पाचक एंजाइम। वो पाचक एंजाइम क्या कहला रहा है? स्पर्म लाइसिन, जिसके अंदर कुछ एंजाइम मैंने यहां पर लिख दिए हैं, जो क्या कार्य करेंगे? जब शुक्राणु आएगा किसके पास? अंडाणु के पास आएगा, तो अंडाणु की जो झिल्लियां हैं उनको भेदने का काम करेंगे ये पाचक एंजाइम। बस इतना सा ही था मेरे भाई, ये क्या? शीर्ष। सर कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, जोना पेलुसिडा को भी तोड़ देगा। सर जी यूपी बोर्ड का है। हां जी, सारे बोर्ड का है। चलो सूरज कुमार बस कर मेरे भाई, कितनी बार लिखेगा एक ही चीज को। चलो जी आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा। ये हमने देखा शीर्ष। अब जी शीर्ष के बाद में एक छोटा सा भाग था, कौन? ये ग्रीवा। छोटा सा भाग था, कौन? ग्रीवा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस ग्रीवा में क्या मिल रहा था? दो संरचनाएं मिल रही हैं। ये इतना सा भाग है, कौन? ग्रीवा। और इस ग्रीवा में दो संरचनाएं मिल रही हैं। इन दोनों संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इनको हम बोलते हैं तारक केंद्र। सॉरी, तारक केंद्र। क्या नाम देते हैं? तारक केंद्र। अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रियोल। एक वो तारक केंद्र जो केंद्रक के समीप है, ये वाला केंद्रक के समीप है, और एक ये तारक केंद्र जो केंद्रक से पास में है कि दूर है? दूर है। अब जरा सोचिए, ये वाला किधर के पास, किधर की तरफ है? केंद्रक की तरफ है। क्या ये वाला केंद्रक की तरफ है? नहीं, ये तो इधर की तरफ है। अगर देखा जाए तो ये वाला क्या कहलाएगा? समीप तारक केंद्र या समीपस्थ तारक केंद्र कहलाते हैं। और ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दूरस्थ तारक केंद्र। तो तारक केंद्र भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समीपस्थ और एक होता है दूरस्थ। एक को हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं और एक को हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ जी, हाँ जी, हर्ष व्लॉग समझ में आ गया बेटा? इतनी सी बात समझ में आ गई है जो फोकस कर रहे हैं? यस प्रियांक, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या कि तारक केंद्र सेंट्रियोल दो तरीके के हैं, जो कहां पर मिल रहे हैं मेरे भाई? ग्रीवा में मिल रहे हैं। और इस ग्रीवा में ये जो तारक केंद्र मिल रहे हैं ये दो प्रकार के हैं। एक जो केंद्रक के समीप है जिसको हमने बोला समीपस्थ तारक केंद्र, एक वो जो केंद्रक से दूर है जिसका नाम है दूरस्थ तारक केंद्र। सिंपल। अब इतनी सी बात थी, चलें आगे। अब ये जो दूरस्थ तारक केंद्र है इसका कार्य क्या है? ये जो समीपस्थ तारक केंद्र है इसका कार्य क्या है? आइए देख लेते हैं। ये दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है एक तंतु बनाता है। क्या बना रहा है? एक तंतु बना रहा है। क्या बनाया? एक तंतु। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लेते हैं मेरे भाई। यहां पर अरे अंडजनन आ गया, जगह हमारे पास जगह नहीं है। एक मिनट जगह खाली कर देते हैं। हाँ जी भैया, एक मिनट जगह खाली कर देते हैं। एक नया स्लाइड डाल दीजिए, इसमें जगह खाली कर देते हैं। इससे पहले एक और, बस इसको नीचे ले जाएं। हाँ बस ठीक है। हाँ जी देखिएगा बेटा जी, यहां पर हमने बोला, यहां पर किसकी बात कर रहे थे? यहां पर हम बात कर रहे थे ग्रीवा की। हमने बोला ग्रीवा में क्या मिल रहे हैं? दो तारक केंद्र मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो दूरस्थ तारक केंद्र था वो क्या कर रहा था? वो एक तंतु निकाल रहा था, एक फाइबर निकाल रहा था, एक फिलामेंट निकाल रहा था, जिसको हम बोलते हैं अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट। कुछ इस तरीके से देखिएगा, ये शुक्राणु, ये इसकी ग्रीवा, और यहां पर थे ये दो तारक केंद्र। दूर वाले तारक केंद्र ने एक तंतु बनाया। ठीक है,
ये जो तंतु, ये जो फाइबर, ये जो फिलामेंट जो है, इसको हम बोलते हैं अक्षीय तंतु। ठीक है, अब ये अक्षीय तंतु कहां से होकर गुजर रहा है? सर जी ये तीसरा भाग था मध्यखंड, और ये चौथा भाग था क्या? पूंछ। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि शुक्राणु की संरचना में 4 भाग हैं, जिसमें से हमने सबसे इंपॉर्टेंट शीर्ष पढ़ा। उसके बाद हमने देखा ग्रीवा में क्या मिल रहे थे? 2 तारक केंद्र मिल रहे थे, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ। दूरस्थ जो था, जो ग्रीवा में मिल रहा था, उसने क्या बना दिया मेरे भाई? उसने एक तंतु उत्पन्न किया है जिसको हम एक्सियल फिलामेंट, जो इस शुक्राणु की पूरी अक्ष से होता हुआ, उसकी एक्सिस से होता हुआ बाहर तक निकल गया है। ठीक है, कहां से होता हुआ जा रहा था? मध्यखंड में भी था और पूंछ में भी था, और पूंछ से बाहर भी निकल गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो अक्षीय खंड जो होता है, ये अक्षीय खंड शुक्राणु के अंदर जब होता है, शुक्राणु के अंदर जब होता है, ध्यान से सुनना, ये जो अक्षीय तंतु जो था, ये अक्षीय तंतु जो था, जो आप पढ़ते हैं सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। यार खुशहाल, इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया? इसमें आपको यहां पर 2 तारक केंद्र नहीं दिख रहे हैं? एक ये तारक केंद्र जो हेड के पास है, ये हेड के पास है, ये वाला, इसको मैंने बोल दिया समीपस्थ है, और ये हेड से जो दूर है, ये वाला, इसको मैंने बोल दिया दूरस्थ। क्यों एक सिंपल सी चीज को समझ नहीं पाते हो आप लोग? हाँ जी, दूरस्थ वाले तारक केंद्र ने एक तंतु निकाला था जो कहीं ना कहीं क्या कहला रहा था? अक्षीय तंतु, जो शुक्राणु की अक्ष से होता हुआ बाहर तक निकल गया है। मैंने सिंपल शब्दों में बोला, ये अक्षीय तंतु, ये एक्सियल फिलामेंट जब शुक्राणु के अंदर है, मैं इसको नीले रंग से दिखा देता हूं, ये शुक्राणु के अंदर तक था। ठीक है, जो अंदर मिल रहा है ना अक्षीय तंतु, उसे हम बोलते हैं मुख्य खंड। मुख्य खंड, मेन पीस। और जब ये बाहर निकल जाता है, शुक्राणु से बाहर निकल जाता है, तो ये वाली जो संरचना जो बाहर निकल रही है, किसकी? अक्षीय तंतु की बाहर निकलती हुई जो भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं अंत्य खंड। एंड पीस। अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात थी, छोटे से छोटा बच्चा एक झटके में इस चीज को समझ जाएगा। ग्रीवा, ग्रीवा के अंदर 2 तारक केंद्र, एक जो हेड के पास है, शीर्ष की तरफ है, और एक जो हेड से नीचे की तरफ है। जो शीर्ष की तरफ था, ये वाला क्या कहला रहा है? समीपस्थ तारक केंद्र, और जो दूर है उसे हमने बोला दूरस्थ तारक केंद्र। अब दूर ऐसा थोड़ा ना है कि यूपी से बिहार की तरफ है, आप समझ रहे हैं? सिर्फ फील करिए इस शब्द को। समीपस्थ मतलब समीप, दूरस्थ मतलब दूर। किसके समीप? हेड के समीप है, ये वाला हेड से दूर है। और दूर वाले ने कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म नलिकाओं का एक धागा छोड़ा है, जो अक्ष बना रहा है, अक्षीय तंतु बना रहा है, जो मध्य खंड में भी है, तीसरे भाग में भी है, पूंछ में भी, और पूंछ से बाहर भी निकल गया है। जो शुक्राणु के अंदर जो अक्षीय तंतु होता है उसे हमने बोला मुख्य खंड, और जो बाहर निकल गया उसको हमने बोला अंत्य खंड। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात थी। अब मेन चीज है यहां पर, ये जो मध्य खंड है ना, इस मध्य खंड में ये जो अक्षीय तंतु था, जिसको हमने क्या बोला है? मुख्य खंड बोला है, जो अंदर मिल रहा है, इस तीसरे भाग में ध्यान से सुनना, जो तीसरा भाग है शुक्राणु का, जिसे हमने बोला है मध्य खंड, जिसको हमने बोला है मिडिल पीस। ठीक है, इस मध्य खंड में क्या मिल रहा है? सिंपल शब्दों में बोला, इस मध्य खंड में मिल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिल रहे हैं बेटा जी? माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। जिनको हम हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। ठीक है,
और किसके चारों तरफ कुंडलित हैं? किसके चारों तरफ कुंडलित हैं? ये जो कौन था आपका अक्षीय तंतु था, जो अंदर अक्षीय तंतु मिल रहा था, जिसको हमने क्या बोला था, मुख्य खंड, इसके चारों तरफ ये कुंडलित हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने मध्य खंड में सिर्फ इतनी सी बात में याद रखनी है कि मध्य खंड में क्या मिल रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका, और ये सूत्र कणिका जो मिल रही है वो चारों तरफ से इस तरीके से कुंडलित है। किसके चारों तरफ? इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ इस तरीके से क्या है, कुंडलित है। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से पता है ये सूत्र कणिकाओं का कार्य क्या होएगा, ये ऊर्जा उत्पन्न करेंगी, और वो ऊर्जा कहीं ना कहीं जरूरी है। क्यों? क्योंकि शुक्राणु चलायमान संरचना होती है। शुक्राणु में कहीं ना कहीं ये जो पूंछ जो होती है ये कैसी होती है, कशाभिका के जैसी होती है। कशाभिका याद रखना, शुक्राणु जो होता है वो कशाभिकीय गति दर्शाता है। ये एक प्रकार की कशाभिकीय संरचना होती है। कौन? पूंछ, भूल मत जाना, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं गति करने के लिए एक तरल के अंदर, तरल कौन था? शुक्रिय प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा था, जो कहीं ना कहीं सहायक ग्रंथियों ने निकाला था। नर सहायक ग्रंथियों ने, प्रोस्टेट थी, शुक्राशय थी, काउपर थी, कुछ तरल निकाला था। याद आ रहा है? उस तरल में कहीं ना कहीं पोषण प्राप्त भी करेगा और तैरेगा भी। और तैरने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, और ऊर्जा के लिए क्या मिल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है? बाबू ये माइटोकॉन्ड्रिया ना शुक्राणु को उड़ाएगा। क्या करेगा? इसको उड़ाएगा। शुक्राणु उड़ेंगे। अरे शुक्राणु है, तैरेगा किसमें? एक द्रव्य में, है ना। और उस द्रव्य को हमने शुक्रिय प्लाज्मा बोला था। उस शुक्रिय प्लाज्मा में, उस सेमाइनल फ्लूइड में, है ना, कहीं ना कहीं अगर शुक्राणु तैरेगा तो तैरने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहां से मिल रही है? इस शुक्राणु के अंदर कौन उत्पन्न करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। खत्म, खल्लास। खुशहाल तू ही मेरे को बताएगा 9+2 के 9+0। सोच, कशाभिका जो होती है उसकी संरचना क्या होती है? 9+2 होती है कि 9+0 होती है? खुद ही बता मेरे को। तुम ये जो प्रश्न पूछ रहे हो, तुम खुद सोच रहे हो कि मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं? पढ़ा हुआ है तुमने, जान पूछ के पढ़ा हुआ है, मुझे पता है तूने पढ़ा हुआ है। जब मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि ये कशाभिकीय संरचना है, कशाभिकीय, तो कशाभिका में कहीं ना कहीं सूक्ष्म तंतुओं का अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2 होता है कि 9+0 होता है? 9+0 होता है। ऑनलाइन पेटी करूं? है ये पढ़ा है तूने? कैसा होता है? 9+2 होता है। 9 परिधि पर द्विक होते हैं और 2 केंद्रल में एकल सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। एक और देखो, एक और आया, कह रहा है 9+3 होता है। जय हो प्रभु। हाँ जी, चलें आगे। आखिरी संरचना, चौथा भाग क्या था? पूंछ था। सिंपल तरीके से याद रखना है, यही पूंछ क्या करेगी? मूवमेंट करेगी, गति प्रदान करेगी, शुक्राणु तैरेगा। इसकी वजह से शुक्राणु जो होता है उसमें गति जो आती है, मूवमेंट जो होता है, ठीक है, हिलता है शुक्राणु। किसके कारण? इसी पूंछ के तैरने के कारण। ये इतनी सी सिंपल सी संरचना थी। इसको क्यों इतना जटिल बना रहे हो कि ऊपर से निकल जाए? जो जटिल चीज होती है उस पर तो फोकस करते हैं हम, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए। जो सिंपल सी चीज है उसमें भी अगर, सर पूंछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तू बता, कौन सी क्लास में? पूंछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोच। कुत्ते की पूंछ को, बंदर की पूंछ को, इस पूंछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं ना। और क्या बोलेंगे मेरे भाई? सिर तो नहीं बोलेंगे ना, पूंछ को हेड तो नहीं बोलेंगे ना, टेल बोलेंगे ना। काहे मजाक करते हो? हैं? चलो इधर ध्यान से सुनो। चलिए, ये तो हमारी पूरी संरचना थी शुक्राणु की। अब ना जब हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं ना, तो उस एनसीईआरटी के डायग्राम में, इस डायग्राम में ना
हमें ना ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, ठीक है, तो इस डायग्राम में ये जो मध्य खंड है ना, मध्य खंड, ध्यान से देखो, इस मध्य खंड में बिल्कुल नीचे कुछ काला काला सा कुछ बना रखा है, बना रखा है, कुछ काला काला सा बना रखा है, कुर्ता पजामा काला काला है ना, बना रखा है ना कुछ काला काला। अब ये काला काला जो बना रखा है कौन है? सर ये टोनी कक्कड़ है ना? कौन है ये? सर ये काला काला कौन है? आइए बताता हूं ये काला काला कौन है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मध्य खंड जो होता है मेरे भाई, कहां गया? मध्य खंड जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया थे, हाँ जी सर माइटोकॉन्ड्रिया थे। मध्य खंड के बिल्कुल लास्ट में यहां पर कुछ काला काला मिल रहा है, कुर्ता पजामा काला काला, कौन है ये? टोनी कक्कड़, है ना? नहीं, ये जो संरचना जो है, जो मध्य खंड के बिल्कुल लास्ट में मिल रही है, इस संरचना को बोला जाता है बेटा, याद रखना, रिंग सेंट्रियोल। वलय तारक केंद्र, वलय तारक केंद्र, रिंग सेंट्रियोल बोला जाता है इसको, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर जी ये क्या कर रहा है? गाना गा रहा है? मैं बोलूंगा नहीं, तो क्या कर रहा है ये टोनी कक्कड़? ये रिंग सेंट्रियोल, इसका कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, जरा सोच समझकर मुझे बताएं। यस प्रियंका सैनी, सोचो ये रिंग सेंट्रियोल क्या कार्य कर रहा होगा? बहुत जबरदस्त है इसका कार्य, बहुत जबरदस्त, दिमाग लगाओ। सर प्लीज रिपीट, पीछे कर ले, वापस से रिपीट हो जाएगा। मैंने बोला ये जो मध्य खंड था, इस मध्य खंड में बिल्कुल नीचे यहां पर कुछ तारक केंद्र मिल रहे हैं जिनका नाम है रिंग सेंट्रियोल, वलय तारक केंद्र। इनका क्या कार्य होगा, क्या काम होगा? गति करने में मदद करेंगे। सर नहीं पता, सर फाइबर्स को बांधे रखते हैं, सर गति करने में सहायता करते हैं। सर इंस्टाग्राम का आईडी क्या है? बहुत ही अच्छे, मूवमेंट में, राइबोसोम में। चलो मैं आपको बता देता हूं, ये जो होते हैं ये रिंग सेंट्रियोल, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य। पता है क्या इनका कार्य? आज तक खोजा नहीं गया है, रिसर्च चल रही है, पता लगाया जा रहा है, इनके कार्य की अभी तक खोज हुई नहीं है, ठीक है, याद रखना। अगर आप बुक पढ़ते हैं, वो मोटी मोटी जो बुक्स आती हैं उनमें लिखा हुआ है, याद रखना ये रिंग सेंट्रियोल्स, इनका वर्क जो है स्टिल अभी तक अननोन है, अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो ये था बेटा जी, कभी कभी मैं भी ले लेता हूं हल्के फुल्के मजे, आप ले सकते तो क्या मैं नहीं ले सकता? मैं भी ले सकता हूं, है ना। चलो तो ये था बेटा जी हमारी शुक्राणु की संरचना। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है, भूल मत जाइएगा। जिसमें कोई नहीं पूछने वाला है आपसे नीट के एग्जाम में, ये कुर्ता पजामा काला काला, रिंग सेंट्रियोल, वलय तारक केंद्र क्या कार्य कर रहे हैं, इनका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर जी मौज कर दी, हाँ बेटा आओ। अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अब देखो यहां पर हमने समाप्त कर दिया है शुक्राणु की संरचना। हमने यहां पर, मैं एक तरीके से बोलूं, नर जनन तंत्र हमने पूरा पढ़ा। उस नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़े, उस प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण के अंदर शुक्र जनन प्रक्रिया पढ़ी। शुक्र जनन पढ़ने के बाद में उसके अंदर हमने शुक्राणु की संरचना देख ली, ये हमने देख लिया है ना। अब इसके बाद हमने कहीं ना कहीं मादा लैंगिक अंग भी पढ़ा, हमने अंडाशय देखा, फैलोपियन नलिका देखी, गर्भाशय देखा, बाह्य जननेंद्रिय भग देखा था, कहीं ना कहीं स्तन ग्रंथियां देखी थी। अब मादा जनन तंत्र में दो चीजें बाकी हैं।
मादा जनन तंत्र से संबंधित दो चीजें बाकी हैं। क्या? एक तो युग्मक जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? अंड जनन। अंड जनन क्या बोलते हैं? अंड जनन यानी oogenesis। ठीक है, ये बाकी है। जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक लैंगिक चक्र जो मादाओं में होता है, जिसका नाम होता है आर्तव चक्र, वो पढ़ेंगे। कंप्लीट हो जाएगा हमारा नर और मादा जनन तंत्र, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर छोटी सी चीज रह जाएगी, क्या? निषेचन। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं भ्रूणीय परिवर्तन, वो रह जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीज समझ में आ गई है। चलें आगे। आइए, अभी खत्म नहीं हुई है मेरे भाई क्लास। क्या पढ़ने वाले? अंड जनन प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। आइए फोकस करिएगा, फोकस करिएगा यहां पर पढ़ाई के। हाँ, हो गई, मौज हो गई, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हंसी आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ फोकस करो। आई, अंड जनन की बात कर रहे हैं, oogenesis की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अंड जनन, जैसे शुक्राणु जनन जो था वो नर में कब प्रारंभ हुआ था? आप बोलेंगे सर एक नर में, एक मेरे अंदर, एक नर में, जो यहां पर लेक्चर देख रहे हैं जो नर हैं उनको पता है कब होएगा उनके अंदर? जब यौवन प्राप्ति हो जाएगी। 12 से 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था शुक्र जनन। जब मैं पैदा हुआ था तो हो गया था क्या? नहीं। 3-4 साल का था तो शुक्र जनन स्टार्ट हो गया था? नहीं। जब यौवन प्राप्ति होएगी एक नर में तभी तो स्टार्ट हुआ था। जब एक लड़का 12 से 14 वर्ष का था तभी तो GnRH निकला था, तभी तो स्टार्ट हुआ था ना शुक्र जनन, है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं मादा में अंड जनन कब स्टार्ट होता है, तो याद रखना, भूल मत जाना, अंड जनन प्रक्रिया एक मादा में, अंड जनन प्रक्रिया एक मादा में कब प्रारंभ होती है? भूल मत जाइएगा। जितनी भी मादाएं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, सुन रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणीय अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट हो जाता है, मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। क्या? कौन सी प्रक्रिया मेरे भाई? अंड जनन। तो क्या ये सिंपल सा पहला डिफरेंस अंड जनन शुक्र जनन में, सिंपल सी चीज आपको शायद समझ में आई होगी। कई बच्चे बोल रहे सर 10 से 12। अरे प्रभु 10 से 12 नहीं, क्या? देखो, ये एक गर्भाशय है, ठीक है? कौन है बेटा जी? ये गर्भाशय। ये फैलोपियन नलिका बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। चलिए इमेजिन कर लीजिए बेटा जी, ये एक गर्भाशय है, ठीक है? और ये गर्भाशय जो है ये एक मदर का है, माता का है। किसका है? मदर का, माता का, ठीक है? एक स्त्री का है और वो गर्भवती है। ये अपरा है और इस अपरा के अंदर शिशु है, और वो जो शिशु जो है वो एक हंसती खिलखिलाती हुई गुड़िया है, लड़की है, ठीक? ये एक हंसती खिलखिलाती हुई एक लड़की है। सिंपल सी बात है, बाल भी लंबे कर देते थोड़े से। चलो जी, अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, ये लड़की किसके अंदर? एक स्त्री के अंदर, यानी फीमेल इन फीमेल, सिंपल। और इस फीमेल में भी ये जो भ्रूणीय अवस्था में जो मिल रही है, या ये जो शिशु जो मिल रहा है, मादा शिशु जो है, इसके अंदर भी क्या होएगा सर जी? इसके अंदर भी क्या होएगा? गर्भाशय होगा, बिल्कुल होएगा, ठीक है? और इसके गर्भाशय में कहीं ना कहीं अंडाशय भी होएगा। गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, अंडाशय, हाँ जी बिल्कुल, ठीक। अब ये जो अंडाशय जो है, इस अंडाशय को मैंने बाहर निकाला और आप मुझे बताएं ये किसका अंडाशय? सिंपल शब्दों में ये किसका अंडाशय था? ये अंडाशय तो मम्मी का था, मदर का था,
और ये अंडाशय उस लड़की का है जिसका भी जन्म नहीं हुआ, जो अपने मदर के, अपनी माता के गर्भ में है, उसका था ये अंडाशय। सिंपल। इस अंडाशय में, किसमें? इस मादा शिशु के अंडाशय में ई स्टार्ट हो गया क्या? अंड जनन। जब वो पैदा नहीं हुई है उससे पहले। आई होप आपको ये मीनिंग A to Z क्लियर हो गया होगा कि अंड जनन कब स्टार्ट हो जाता है। एक गर्भवती माता के अंदर उपस्थित, गर्भ में उपस्थित एक मादा शिशु के अंडाशय में स्टार्ट हो जाता है क्या? अंड जनन। ठीक है जी? हां जी, चलें आगे। वेल डन अनुज, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। अब इस अंड जनन में होएगा क्या, वो मेन चीज है, उसको समझते हैं। देखिएगा, अब हम इस अंड जनन प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं। आप मुझे बताएं, हमने बोला अंड जनन हो रहा है जन्म से पहले, यानी हम अंड जनन की कौन सी विधि देखेंगे? अरे बाबा बाबा, ये जो मैंने बनाया था ये सारा सारा इधर आ गया है। ठीक है, ये इस तरीके से था। पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वैसे लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। अंड जनन कब स्टार्ट होता है? भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। यह बाल शिशु अवस्था में, नवजात शिशु भी नहीं, भ्रूणीय अवस्था बोलेंगे हम, बर्थ से पहले, जन्म से पहले ये बोलेंगे। अंड जनन कब प्रारंभ हो जाता है? जन्म से पहले क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? अंड जनन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या अंड जनन की प्रक्रिया सबसे पहले जन्म से पहले। किससे पहले? जन्म से पहले। अभी जन्म नहीं हुआ एक लड़की का, जन्म से पहले क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैं अंडाशय बना रहा हूं, किसका बेटा जी? ये वाला अंडाशय किसका? मादा शिशु का अंडाशय। ये वाला अंडाशय यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मादा शिशु का अंडाशय है, मादा शिशु का अंडाशय, जिसने अभी कदम नहीं रखा है, आई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं अंडाशय की संरचना मैंने आपको बताई थी। कहीं ना कहीं इस अंडाशय की संरचना में कोई 3 स्तर थी, आपको याद आ रहा है? एक बाह्य उपकला थी, विसरल पेरिटोनियम थी, उसके नीचे कोई जर्म उपकला थी, याद आ रही है भैया? जल्दी से मुझे बताओ, बालक बालिकाओं फटाफट मुझे बताओ, क्या आपको कोई जर्म उपकला याद आ रही है? जर्म उपकला, मैं इसको जर्म उपकला बोल रहा हूं, जर्म उपकला। ठीक है, इस जर्म उपकला के अंदर की तरफ कौन थी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बाहर की तरफ कौन थी? विसरल पेरिटोनियम, जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है मुझे। मेन जो मेरा फोकस है वो किस पर है? ये जर्म उपकला। और इसी जर्म उपकला के अंदर जो कोशिकाएं मिल रही है, ध्यान से सुनना, इसी जर्म उपकला के अंदर जो कोशिकाएं मिल रही है उनका नाम है मादा जर्म कोशिका। क्या नाम है? मादा जर्म कोशिका। जैसे याद करिए, वहां पर याद करिए, नर में हमने कहीं शुक्रजनक नलिका देखी थी, शुक्रजनक नलिका में कहीं जर्म उपकला थी, याद आ रही है? उस जर्म उपकला में याद करिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़ी कोशिका थी जो आधार बना रही थी, क्या नाम था? सर्टोली कोशिका, याद है? लेकिन कुछ जर्म कोशिका थी, याद करिए, जर्म कोशिका ही तो उत्तरदायी थी आगे चलकर शुक्राणु बनाने के लिए। तो यही जर्म कोशिका उत्तरदायी होंगी आगे चलकर किसका निर्माण करने के लिए? अंडाणु का निर्माण करने के लिए। तो मादा जर्म कोशिका मिल रही है किसमें? इस जर्म उपकला में। ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियम में ये आपकी जर्म सेल्स मिल रही हैं। इसको आदि जर्म कोशिका या मादा जर्म कोशिका भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आदि जर्म कोशिका या मादा जर्म कोशिका बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, स्टार्ट कर रहे हैं क्या? अंड जनन। क्या होएगा? लगभग 5वें से 6ठे महीने के दौरान, 4 to 5th मंथ के दौरान क्या होएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये जो मादा जर्म कोशिकाएं हैं, कौन? मादा जर्म कोशिका। कुछ जर्म कोशिका अपने स्थान से निकलकर
अपनी इस जगह से निकलकर अंदर की तरफ आती हैं। कौन आई? ये कोशिकाएं। कौन थी ये? जर्म कोशिकाएं। कहां पर आई हैं? सर जी, स्ट्रोमा में आई है, पीठिका में आई है। कहां पर आई है? पीठिका में। और पीठिका में जो वलकुट वाला भाग जो था, जो परिधि वाला भाग है, वहां पर आ गई है। कौन? ये मादा जर्म कोशिका। सिंपल, ध्यान से सुनना, ये बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है, माथा गड़बड़ा जाता है, चकरा जाता है। सिंपल नहीं है। जितना सिंपल आपको शुक्र जनन लगा था, उतना इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। फीमेल्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड है जी। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मादा जर्म कोशिका जो थी, इस जर्म उपकला से निकलकर कहां पर आई है? पीठिका में आई है, कॉर्टेक्स में आ गई है। ठीक है, अब यहां पर आकर ये क्या कर रही हैं? दे दनादन दे दनादन दे दनादन क्या कर रही हैं? विभाजन कर रही हैं। क्या किया? लगातार 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 क्या किया है? विभाजन किया है। ठीक है, जब ये लगातार विभाजन करेंगी तो जरा सोचिए, ये एक कोशिका है, ये लगातार विभाजन करेगी। देखिएगा जरा यहां पर, ये लगातार विभाजन कर रही है। ठीक है, एलो ए दो दिखा देता हूं यहां पर मैं, ये दो लगातार क्या कर रही हैं? विभाजन कर रही हैं। कोशिकाओं का समूह बन रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, ये जो मादा जर्म कोशिका थी, ये लगातार क्या करी? सर जी, ये मादा जर्म कोशिका ने लगातार लगातार क्या करती जा रही है? विभाजन करती जा रही है, विभाजन करती जा रही हैं, और कोशिकाओं का समूह बनता जा रहा है यहां पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो समूह जो है यहां पर जो बना है, किसका समूह बालक? ध्यान से सुनिएगा, ये जो मादा जर्म कोशिका जो लगातार यहां पर विभाजन करती जा रही हैं, जिससे ये जो संरचना जो बनी है बेटा जी, ये संरचना जो बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई है, फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो संरचना जो यहां पर बनी है, ठीक है, इसको बोला जाता है अंडवाही रज्जु। हमारी एनसीईआरटी में कई सारी चीजें क्लियर नहीं है, तो उसको ध्यान से सुनना, नहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा मामला और नहीं समझ में आ जाएगा। मादा जर्म कोशिका लगातार विभाजन किया, बहुत सारी कोशिका बनाई, और ये बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं इस तरीके से क्या बना रही हैं? एक संरचना बना रही है जिसका नाम है अंडवाही रज्जु, जो कुछ इस तरीके से होती है, धागे के जैसी होती है, धागे के जैसी कुछ ऐसे होती है। मैंने हालांकि गोल गोल बना दी है, वो इस तरीके से होती है। ऐसे लगता है जैसे अंदर की तरफ कुछ धागे से बन रहे हैं कोशिकाओं के। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाओं का यहां पर समूह बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहला रहा है बेटा जी? याद रखना है आपने, इनको हम बोलते हैं अंडवाही रज्जु। सर जी क्लास रुक गई है? नहीं, अभी क्लास नहीं रुकी है, चल रही है। सर ये वृद्धि क्यों नहीं करती? करती है, ये तो मैंने जानबूझ के थोड़ी छोटी बनाई है ताकि आपको, बेटा ये वृद्धि करेंगी, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी वृद्धि भी कराऊंगा, पहले सुन तो लेना मेरे भाई, सुन तो ले, अभी पहले सुन तो ले। मैंने बोला ये मादा जर्म कोशिका, मादा जर्म कोशिका, ठीक है, इसने विभाजन किया, दो छोटी कोशिका बनाई, ऐसी कई सारी यहां पर क्या आई हैं? मादा जर्म कोशिका आई। ये लो प्रभु, मैंने बोला था ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, माथा चकरा जाएगा, बोला था ना। चलिए वापस से समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। मान लो
इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, ये एक रज्जु है 8 कोशिकाओं का, छोटी छोटी 8 कोशिकाओं का रज्जु है। ठीक, सिंपल। इधर भी मान लेते हैं 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी एक धागे जैसी संरचना 8 कोशिकाओं की। ठीक, मैंने बोला यहां पर 4 बड़ी बड़ी 4 कोशिकाएं थी। ये कौन? 1 2 3 4। ठीक, 4 कौन? मादा जर्म कोशिका। 4 मादा जर्म कोशिका हैं। अंदर आई, आकर विभाजन किया। 1 से कितनी बनेंगी? विभाजन से 2 बनेंगी, तो 4 से कितनी बनेंगी? 8। ये 8 कोशिकाओं का एक रज्जु दिख रहा है। प्रभु, अब समझ में आ गया? हाँ जी सर, एक बार दोबारा लो जी, एक बार और दोबारा वापस से सुनिएगा। उगोनिया, अभी तनिक रुक जा, अभी उगोनिया पुगोनिया सब आएगा। मादा जर्म कोशिका। ठीक, जर्म उपकला में, मुझे पता है आपके ये बहुत धीरे धीरे जाएगा, बहुत ही हल्का दिमाग है, इतनी जल्दी थोड़ा ना घुसेगा। ये आपके ये कौन है? मादा जर्म कोशिका। आई, कहां आएंगी? अंदर आएंगी ना अंदर। आप बोलेंगे सर जब ये अंदर आ जाएंगी तो खाली जगह होगी, उसका क्या होगा? अरे बांगड़ू, जो साइड में कोशिकाएं हैं वो भी तो विभाजन करेंगी, जो जगह खाली होगी उसको प्रतिस्थापित कर देगी, नई नई कोशिका बना देंगी अंदर इस स्तर में भी। लेकिन जो अंदर आई हैं वो विभाजन कर रही हैं। हाँ सर, विभाजन किया। भाई एक कोशिका विभाजन कर रही है तो कितनी कोशिका बन रही है? 2 बन रही है। मैंने बोला ये 4 कोशिकाएं अंदर गई थी, अंदर जाकर 8 कोशिका बना दी, खत्म खल्लास। ये 8 कोशिकाएं जो थी ये एक रज्जु के रूप में मिल रही हैं, और ये रज्जु क्या कहला रहा है? अंडवाही रज्जु। अब ठीक, क्लियर? चलें आगे। हाँ जी, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अब लाल बेटा, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं समझ आ सकता, बस मेरी इतनी क्षमता है। ठीक है, समझ में आया अच्छी बात है, ना समझ में आया तो बेटा इसको वापस से रिपीट करना, 10 बार दोहराना, क्योंकि तुम एक बार में नहीं समझ पाते, तुम्हें 10 बार जरूरत लगती है समझने में। ठीक है, आइए अब ये जो कोशिकाएं अंदर बनी हैं, ध्यान से सुनना, ये जो कोशिकाएं बनी हैं जो अंडवाही रज्जु के अंदर थी, इनमें से अब ध्यान से सुनना, ये एक रज्जु बना रहा हूं, एक बड़ा सारा कोशिकाएं हैं। हाँ जी, इनमें से एक कोशिका, सेंटर में एक कोशिका आकार में बड़ी है, थोड़ी सी आकार में थोड़ी सी बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो आसपास की कोशिकाओं से हल्का फुल्का पोषण लेकर बड़ी होती जा रही है। ठीक, वो जो बीच में जो कोशिकाएं है, ध्यान से सुनना, वो जो बीच में कोशिका है, उस बीच में जो कोशिका है उसका नाम है, ध्यान से सुनना, वो जो बीच में कोशिका है उसने अभी वृद्धि नहीं करी है ना, अभी वृद्धि नहीं करी है मेरे भाई। ये जो बीच में कोशिका है इस अंडवाही रज्जु में, ये जो बीच में कोशिका है इसका नाम है अंड जनन या अंड जननी कोशिका। अंड जननी कोशिका, उगोनिया। ये थी यहां तक की बात। भगाओ जरा इस बालिका को, ऋषा मिश्रा भागो बेटा, आपकी जरूरत नहीं है, यहां से पहली फुर्सत में निकल लो। हाँ जी सुनिए भैया, हाँ जी, ये जो कोशिका जो बीच में थी इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, क्या? अंड जननी कोशिका। फिर से बोल रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला ये एक लड़की जो भी पैदा नहीं हुई, इसका अंडाशय हमने देखा। इसके अंडाशय में हमने क्या देखा? हमने देखा जो जर्म उपकला थी,
उस जर्म उपकला की कुछ कोशिकाएं निकलकर किसमें आई है, पीठिका के वलकुट में आ गई। आने के बाद ये जो कोशिका जो अंदर आई थी, ये कौन थी, मादा जर्म कोशिका। खत्म, खल्लास। ये जो अंदर आई कोशिका, अंदर आकर इन्होंने विभाजन किया और विभाजन करने के बाद कोशिकाओं का समूह बनाया। ये जो कोशिकाओं का जो समूह जो था, इस समूह में एक बीच में एक कोशिका है जिसका नाम है अंड जननी कोशिका। ये थी कहानी, बस इतनी सी, इतनी सी कहानी थी। अंड जननी कोशिका ये रही, बस आकार में थोड़ी सी और कोशिकाओं से ये थोड़ी सी बड़ी होती है, बस। अभी इसने वृद्धि नहीं करी है, वृद्धि नहीं करी है, ये आकार में थोड़ी सी बड़ी है और कोशिकाओं से, जिसका नाम है अंड जननी कोशिका ऊगोनिया। यहां तक की कहानी, यहां तक की कहानी थी। अब आगे क्या होएगा, अब इधर देखिएगा, अब ध्यान से सुनना। मान लो ये है अंड जननी कोशिका। कौन है ये, अंड जननी कोशिका, ये अंड जननी कोशिका। और इसके साइड में आप मुझे बताएंगे जो कोशिकाएं मिल रही थी वो कौन थी, या और सिंपल बनाता हूं, ये कौन, अंड जननी कोशिका। ठीक है, बन गई। आप देखिए हमारी एनसीईआरटी में पता है क्या दे रखा है, सीधा सीधा देखिए इस तरीके से, हालांकि आपको दिखाई नहीं देगा। प्रारंभिक जननी कोशिका जिसने समसूत्री विभाजन किया, अंड जननी कोशिका बनाई है। ये नहीं बता रखा कि ये जो अंड जननी कोशिका ये सिंगल है, इसके चारों तरफ और भी कोशिकाएं हैं, नहीं बता रखा है, जिनको हम ग्रेन्युलोसा कोशिका बोलते हैं बाद में, नहीं बता रखा है इस तरीके से। तो अगर आपको ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो काहे फोकस नहीं करते हो, बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो, उठपटांग कमेंट्स करते हो, कुछ नहीं होएगा जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे। सर जी स्ट्रोमा में प्रोटीन होता है, हाँ जी होता है, हाँ जी। तो ध्यान से सुनिएगा, मादा जर्म कोशिका लगातार विभाजन किया, बहुत सारी कोशिका बनाई। उन बहुत सारी कोशिकाओं में से, ये बहुत सारी कोशिकाओं में से एक कोशिका जो थी वो थोड़ी सी दूसरों से आकृति में बड़ी थी। हमने इस कोशिका को नाम दिया अंड जननी कोशिका। ठीक है, और ये जो संरचना जो थी इसको हमने नाम दिया था अंडवाही रज्जु। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये जो अंड जननी कोशिका थी, ये अंड जननी कोशिका जो थी, ये अब क्या करेगी, ये अब करेगी वृद्धि, अब होएगी वृद्धि, अब होएगी इसमें क्या, वृद्धि। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया और ध्यान से सुन, ये है मादा जर्म कोशिकाएं। लो जी, 4 मादा जर्म कोशिका, मादा जर्म कोशिका। ठीक है, और ये मादा जर्म कोशिका जो अंदर आ चुकी हैं, इन्होंने क्या किया, विभाजन किया। कितनी कोशिकाएं बना दी है मेरे भाई, 8। इस तरीके से 8 कोशिकाएं बना दी हैं। ठीक, इन 8 कोशिकाओं का ये जो समूह जो था, इसको मैंने बोला अंडवाही रज्जु। सिंपल, क्या बोला हमने, अंडवाही रज्जु। और इस अंडवाही रज्जु के अंदर जो सेंटर में जो कोशिका थी वो थोड़ी सी बाकियों से थोड़ी सी बड़ी थी, जिसको हमने बोला ऊगोनिया या अंड जननी कोशिका। ठीक है, अब आप जरा खुद कॉमन सेंस लगाएं। ये 4 बड़ी बड़ी कोशिकाओं ने जब विभाजन किया था तो जो 8 कोशिकाएं बनी थी ये छोटी छोटी थी। इन 8 कोशिकाओं में से जो बीच वाली है
वो बहुत ही ज्यादा वृद्धि कर लेती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो भी वृद्धि कर रही है, लेकिन जो बीच वाली है उसमें वृद्धि कुछ अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। और ये जो बीच में जो बड़ी सी कोशिका है जिसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई है, किसमें? इस अंड जननी कोशिका में। इस अंड जननी कोशिका में जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो बड़ी सी जो संरचना बनी है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। क्या नाम दिया है इसको हमने? प्राथमिक अंड कोशिका। भूल मत जाना, इसको हमने क्या नाम दिया है? प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक अंडक बोलते हैं। प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक अंडक। और इसके चारों तरफ ये जो कोशिकाएं हैं, इनको हम बोलते हैं पुट्टिका कोशिका या पुटक। पुट्टिका कोशिका, ग्रेन्युलोसा कोशिका, पुट्टिका कोशिका, जो इसके चारों तरफ व्यवस्थित हैं। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, ये जो कंप्लीट संरचना थी, इस कंप्लीट संरचना को क्या बोला जाता है? ये जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका। ये थी इतनी सी कहानी जो आपको थी समझानी। अब ध्यान से सुनना, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा क्योंकि ये चीज एक बार में समझ में नहीं आएगी आपको, मुझे पता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, वापस से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बार दोहरा रहा हूं, फिर आज क्लास को इतना ही खत्म करेंगे। अंड जनन की बात कर रहे हैं, हमने बोला जन्म से पहले होएगा। ये एक लड़की जो अभी पैदा नहीं हुई है, उसका अंडाशय जिसको हमने बाहर निकाल कर देखा, ये अंडाशय जो था, इस अंडाशय में जो जर्म उपकला थी, इस जर्म उपकला में कहीं ना कहीं मादा जर्म कोशिकाएं थी। बहुत सारी मादा जर्म कोशिका अपनी जगह से निकलकर अंदर की तरफ आई। अंदर की तरफ जब आई तो उनमें हुआ विभाजन। जब उनमें विभाजन हुआ तो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बनी हैं। उन छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह एक रज्जु के रूप में मिल रहा है। अंदर बहुत सारे रज्जु मिल रहे हैं, धागे रूपी संरचना मिल रही है जिनका नाम है अंडवाही रज्जु। और उस अंडवाही रज्जु में जो बीच में जो कोशिका है वो थोड़ी सी अलग है, बाकी कोशिकाओं से थोड़ी सी अलग है, जिसको हमने बोला था क्या? अंड जननी कोशिका। थोड़ा सा आकार उसका बड़ा है, किसका? अंड जननी कोशिका का। ये अंड जननी कोशिका और बाकी जो कोशिकाएं अब ये क्या करेंगी? सर ये वृद्धि करेंगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, ये क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी। चलिए जी, हमने क्या कराई? वृद्धि कराई, सभी में कराई, लेकिन जो बीच वाली जो अंड जननी कोशिका थी उसमें कुछ अत्याधिक वृद्धि हुई है, ज्यादा से ज्यादा पोषण प्राप्त किया उसने। और ये जो सबसे बड़ी कोशिका है, इसको हमने नाम दिया प्राथमिक अंड कोशिका। और इसके साइड में जो कोशिकाएं हैं जो एक स्तर बना रही हैं, क्या बना रही हैं? एक स्तर बनाई है, एक सिंगल स्तर बनाई है, इसको हमने बोला पुट्टिका कोशिकाएं। ये जो एक स्तर है पुट्टिका कोशिका की और उसके बीच में जो प्राथमिक अंडक है, इस संरचना को, इस पूरी संरचना को हमने बोला था क्या? प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल। ये थी बात। यार तुम समझते क्यों नहीं हो मेरे भाई? मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लेकर बोला। मैंने ये बोला कि 8 ही होंगी, सिर्फ समझाने के लिए कि भैया ये 4 थी, 4 आएंगी तो 8 बनेंगी। अरे भैया लाखों की संख्या में है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोला था। ये लाखों की संख्या में। सर 7 का क्या होएगा? सर 8 का क्या होएगा? अरे दिमाग काहे नहीं लगाते हो रे? यहां तक की बात सिर्फ इतनी सी समझ में आ गई। अब आप मुझे बताएं वापस से, ये एक लड़की जो अभी पैदा नहीं हुई है, ध्यान से सुनना, ये इसका अंडाशय था। अब इस अंडाशय में क्या मिल रहा है? ध्यान से सुनिएगा, लास्ट चीज बोल रहा हूं। इसके अंडाशय में क्या मिल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। इसके अंडाशय में बहुत सारे, लाखों की संख्या में, मिलियंस में, भूल मत जाना, मिलियंस में, लाखों की संख्या में, मिलियंस यानी 10 लाख, समझ रहे हैं ना? 10 लाख से ज्यादा, मिलियंस की संख्या में क्या मिल रही है?
ये संरचना मिल रही है। जरा गौर से देखिएगा इस संरचना को और आप मुझे बताएं ये संरचना क्या होगी। अभी इस लड़की का जन्म नहीं हुआ है, आप मुझे बताएं इसके अंडाशय में ये क्या मिल रहा है, सोच समझकर मुझे बताएं। खुद सोचिए, बीच में है बड़ी सी कोशिका और चारों तरफ है छोटी छोटी कोशिकाओं की एकल स्तर, छोटी छोटी कोशिकाओं की एकल स्तर। सोचिए ये संरचना क्या है? प्राथमिक पुटक। वेल डन, बहुत अच्छे चौधरी साहब। ये एक बालक है जो रेगुलर आता है, ध्यान से सुनता है। वेरी गुड। प्राथमिक पुट्टिकाएं, प्राथमिक पुटक बोल दीजिए या प्राथमिक पुट्टिका बोल दीजिए, प्राइमरी फॉलिकल। वेरी गुड, म्यूजिकल साइंस, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड प्रीति, प्रियंका, विशाल इंडिया। ठीक है, विशाल इंडिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये है पूरी संरचना जिसका नाम है प्राथमिक पुट्टिका, जो अभी अभी समझाया आपको, जिसके अंदर बीच में जो बड़ी कोशिका है इसका नाम है प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक। जो कोशिका है बीच में बड़ी सी उसका नाम है प्राथमिक अंडक, और इसके चारों तरफ छोटी छोटी कोशिकाओं की एक स्तर जो है उसको हमने बोला है क्या? पुटक कोशिका। पुटक कोशिका, फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेन्युलोसा सेल्स। और ये संरचना जो है ये मिलकर कहला रही है प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल। ऐसी 10 लाख यानी मिलियंस में क्या है अंदर मिल रही हैं क्या? प्राथमिक पुट्टिका जन्म से पहले। अब क्या होगा प्रभु? इतनी सी बात ध्यान से सुन लेना। एक लड़की जब जन्म लेती है तो उसके अंडाशय में होते हैं प्राथमिक पुट्टिकाएं। सुन लीजिए मेरी बात को। एक लड़की जब जन्म लेगी तो उसके अंडाशय में क्या होंगी? प्राथमिक पुट्टिकाएं। क्या बोला? लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। और जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक ये जो लाखों की संख्या में कौन मिल रही थी? प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका मिल रही थी लाखों की संख्या में। ये लाखों की संख्या में प्राथमिक पुट्टिका जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक क्या होती जाएंगी? नष्ट होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, और कुछ हजारों की संख्या में बच जाएंगी एक अंडाशय में। लगभग 60 से 80 हजार के आसपास। सोचिए 10 लाख से ज्यादा मिल रही थी कौन? प्राथमिक पुट्टिकाएं, जो खत्म होती जा रही हैं, कुछ हजारों की संख्या में रह जाती है। लगभग 60 से 80 हजार के आसपास क्या रह जाती हैं? आपकी ये पुट्टिकाएं रह जाती हैं, जिनको कल मैं आपको समझाऊंगा क्या बोला जाएगा बाद में। इनमें भी विकास होएगा। कुछ प्राथमिक पुट्टिका द्वितीय पुट्टिका में बदलेगी, तृतीय पुट्टिका में बदलेगी, ग्रेफियन पुट्टिका में बदलेगी। कहीं ना कहीं कुछ 60 से 80 हजार आपकी क्या रह जाएंगी? पुट्टिकाएं रह जाती है अंडाशय में। और ये इस तरीके से नष्ट होना क्या कहलाएगा? पुट्टिकाओं का जीर्णन होना या जीर्ण पुट्टिका। ये जो नष्ट हो रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं? जीर्ण पुट्टिका। एट्रेटिक फॉलिकल्स या फॉलिकुलर एट्रेशिया भी बोलते हैं इसको। पुट्टिकाओं का जीर्ण होना यानी खत्म हो जाना। तो वापस से सुनिएगा, क्या बोला? एक लड़की जो पैदा नहीं हुई उसकी अंडाशय में लाखों की संख्या में क्या है? प्राथमिक पुट्टक हैं। जब पैदा होएगी तो उसके अंडाशय में क्या मिलेंगे? प्राथमिक पुट्टिका मिलेंगी। जन्म से यौवन प्राप्ति तक इन पुट्टिकाओं में भी परिवर्तन आएगा। प्राथमिक पुट्टिका द्वितीय में बदलेगी, तृतीय में बदलेगी, और फिर ग्रेफियन पुट्टिका में बदलेगी। लगभग यौवन प्राप्ति तक जो लाखों की संख्या में पुट्टिकाएं थी ये नष्ट हो रही हैं। और ये जो नष्ट हो रही हैं, इस नष्ट होने की प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? फॉलिकुलर एट्रेशिया, पुट्टिकाओं का जीर्ण होना। बस इतनी सी बात थी।
सर फॉलिक्यूल्स और ऊसाइट एक ही है। देख मेरे भाई, अभी अभी समझाया है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर ये पूरी संरचना प्रभु, ये पूरी संरचना मेरे भाई सामने लिखा हुआ है। ये जो पूरी संरचना है ना, जो दिख रही है, जिसमें एक बड़ी कोशिका और साइड में एक स्तर मिल रही है छोटी छोटी कोशिकाओं की, ये पूरी संरचना कहला रही है प्राइमरी फॉलिकल, जिसमें अंदर जो बड़ी सी कोशिका है, हिंदी में बोला प्राथमिक अंडक, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्राइमरी oocyte, और ये हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्या बताऊं, फॉलिकल फॉलिकल क्या है? एक संरचना है जिसमें बीच में क्या थी? oocyte थी और चारों तरफ ग्रेन्युलोसा की सेल्स थी। हाँ जी, इतना ही था। अब आगे चलते मेरे भाई, और आगे समय हुआ है आपके क्विज का। आज थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर। फटाफट क्विज का पहला प्रश्न आता हुआ आपके सामने। जीर्ण पुटक किसमें पाए जाते हैं? फटाफट मुझे बताइएगा, जीर्ण पुटक किसमें पाए जाते हैं? जीर्ण पुटक किसमें पाए जाते हैं? अंडाशय में, योनि में, यकृत में, वृक्क में? सर सेकेंडरी oocyte नहीं होती। तूने अंडजनन पूरा पढ़ लिया शिवाय? अभी पूरा अंडजनन पढ़ा दिया क्या मैंने? दूसरा प्रश्न, एक्रोसोम अभिक्रिया किस दौरान होती है? अग्रपिंडक की जो अभिक्रियाएं एंजाइम कब काम करते हैं? रजोनिवृत्ति, यौवन प्राप्ति, निषेचन या संभोग? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। ये पहला प्रश्न था, जीर्ण पुटक किसमें पाई जाती है? मैंने आपको बता दिया था अभी वो जो जीर्णता जो आएगी, जो नष्ट होंगी पुट्टिकाएं, वो कहां पर होंगी? सीधा सीधा अंडाशय में। फर्स्ट का ए। आप सभी ने ध्यान से सुना होगा तो सही आंसर लगाया होगा। दूसरा, एक्रोसोम अभिक्रिया कब करेगा? एक्रोसोम अभिक्रिया कब होगी? जब शुक्राणु किसके पास पहुंचेगा? अंडाणु के पास, यानी क्या होएगा? निषेचन। खत्म। तो ये थे बेटा जी आज का क्विज के प्रश्न। आई होप आपके सारे के सारे प्रश्नों के सही आंसर रहे होंगे। कल आगे करेंगे बेटा जी, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कल आगे करेंगे किस चीज को? इसी अंडजनन प्रक्रिया को कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो कृपया करके पढ़कर आइएगा। अगर आप पढ़कर आएंगे तो ऐसे उठपटांग प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए जी।